हेलो क्लास 8, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 15 रीड करेंगे। ठीक, चैप्टर नंबर 15 है सम नेचुरल फिनोमिना। फिनोमिना का मतलब है घटनाएं, जो नेचुरल घटनाएं होती हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे और समझेंगे। ठीक, अब हम इंट्रो पार्ट कर लेते हैं पहले। ह्यूमन बींग्स लिव इन अ लैप ऑफ मदर नेचर। हम लोग जो हैं नेचर, जो अर्थ माँ नेचर है उसकी गोद में, लैप का मतलब गोद, गोद में हम रहते हैं। हमारा होना जो है वो नेचर का गिफ्ट है। ठीक, हम ह्यूमंस जो हैं हम लगातार नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, हम अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए। ये सब करते समय हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं नेचर के अंदर और उसके बैलेंस को बिगाड़ा है। कई बार नेचर जो है वो हमें लैश बैक करता है, मतलब हमें वापस देता है। जो नुकसान हमने नेचर को करा है तो नेचर भी हमें नुकसान में वापस देता है कुछ ना कुछ। तो देन वी रियलाइज, तब हमें रियलाइज होता है कि कितने छोटे हैं हम और कितने हेल्पलेस है नेचर की पावर के आगे। ठीक है, तो जब भी ऐसी कुछ नेचुरल घटनाएं हो जाती हैं तो वहाँ पर हम आपको हेल्पलेस पाते हैं। ठीक है, जैसे लाइटनिंग, अर्थक्वेक। इस चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे, लाइटनिंग और अर्थक्वेक में। लाइटनिंग हैज़ एग्जिस्टेड इन द यूनिवर्स सिंस इट्स फॉर्मेशन। लाइटनिंग तब से है जब से ये यूनिवर्स बना है। एशियन टाइम के लोग जो थे वो ये सोचते थे कि जो गुड गॉड है वो अपना गुस्सा दिखाते हैं जब बिजली गिरती है। ठीक, आज के समय में वी नो दैट लाइटनिंग इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी, और हमें आज साइंस की वजह से ये पता चल गया कि जो बिजली गिरती है वो और कुछ नहीं बट एक इलेक्ट्रिसिटी है। इन ऑर्डर टू लर्न मोर अबाउट लाइटनिंग, लाइटनिंग के बारे में और रीड करेंगे हम और जानेंगे। वी नीड टू लर्न फर्स्ट अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टैटिक स्पार्क। इलेक्ट्रिक स्पार्क्स क्या होते हैं और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। Static electricity, according to historical accounts of knowledge of electricity, dates back to 600 BC। पीछे चले जाओ BCE में, और बिफोर क्रिस्ट ऐसे ही है कुछ, है ना, फुल फॉर्म, आई डोंट सो रिमेंबर। तो 600 BCE व्हेन अ ग्रीक मैथमेटिशियन, जो एक ग्रीक के मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने ये जो है नॉलेज दी थी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। थेल्स ने डिस्कवर करा था जब एम्बर इज रब्ड अगेंस्ट एनिमल फर। इसका डायग्राम मैं आपको शो कर रही हूँ। जो एम्बर है वो एक रॉड है, उसको जब रब करते हैं, रगड़ते हैं एनिमल फर के साथ, तो वो अट्रैक्ट हो जाता है लाइट objects. It was thought that he noticed that the static इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन एम्बर ऑन रबिंग। जब एम्बर को रब करते हैं तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इन द अर्ली 18th सेंचुरी मैनी एक्सपेरिमेंट्स बनाए गए इस इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के जनरेटर डेवलप किए गए। व्हाट एग्जैक्टली इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है क्या एक्चुअली में? देखो, आपने ये कई बार एक्टिविटी की होगी, कॉम्ब को या स्केल को अपने बालों के साथ रब किया और छोटे छोटे पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक्टिविटी 15.1 में यही समझाया गया है। एक प्लास्टिक स्केल ले लो या कॉम्ब ले लो और छोटे छोटे पेपर के पीसेस ले लो, फिर उसको आप जो है अपने बालों के साथ उसको रब करो, और रब करने के बाद उन छोटे छोटे पीसेस के पास उस स्केल को लेकर जाओगे तो वो क्या होगा, उसमें चार्ज पैदा हो जाएगा, और वो चार्ज जो है पैदा होने से क्या होगा कि पीस ऑफ पेपर उस कॉम्ब को या उस स्केल को अट्रैक्ट करेंगे, और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। 15.2 जो एक्टिविटी है वो है, दो बैलून्स ले लो, नीचे डायग्राम दे रखा है, और इनफ्लेट देम। ठीक है,
और हैंग देम क्लोजली टू ईच अदर, एक दूसरे के पास इसको टांग दो फ्रॉम द वॉल और अ स्टिक यूजिंग स्ट्रिंग, डंडी के साथ रस्सी के साथ बांधकर। और नाउ रब बोथ ऑफ द बैलून्स, दोनों बैलून्स को आप रब करो, ठीक है, अपने हेयर्स के साथ, अपने बालों के साथ, और फिर दोबारा उसको टांग दो। यू विल सी दैट दे विल मूव फार अवे ईच अदर, ये दोनों बैलेंस चार्ज हो जाएंगे और फिर ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। You can repeat this same activity with the two used ball pen. बॉल पेन से भी आप इसको एक्टिविटी को पॉलीथीन के अगेंस्ट चार्ज करके आप इसको एक्टिविटी को कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। एक्टिविटी 15.3 है। एक बॉल पॉइंट रिफिल ले लो, पॉलीथीन ले लो और एक बैलून ले लो, ठीक, इनफ्लेटेड बैलून ले लो, वुलन क्लॉथ ले लो, फिर हैंग कर दो बैलून को रस्सी के साथ और रब करो बैलून को वुलन क्लॉथ के साथ। तो यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, इस बैलून को इसके साथ जब आप रब करोगे गर्म कपड़े के साथ तो ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है। नाउ ब्रिंग दिस रिफिल नियर द हैंगिंग बैलून, यू विल नोटिस दैट द बैलून स्टिक टू द रिफिल, यू विल सी दैट बोथ रब्ड बैलून्स रिपेल ईच अदर। ये अब ये जो है ना, ये 15.2 एक्टिविटी का है कि दोनों बैलून से एक दूसरे से दूर भागते हैं जब वो चार्ज हो जाते हैं। बोथ रब्ड बॉल पॉइंट रिफिल्स ऑल्सो रिपेल ईच अदर, ये भी एक दूसरे से दूर भागते हैं। बट द रब्ड बैलून एंड द रब्ड पेन फिल अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं। दिस शो, इससे पता चलता है कि चार्ज ऑन रब्ड बैलून इज डिफरेंट फ्रॉम द चार्ज ऑन रब्ड बॉल पॉइंट रिफिल। रिफिल और जो बैलून है इन दोनों के चार्ज अलग अलग हैं। बाय कन्वेक्शन, जब बैलून को रब करते हैं इस वुलन क्लॉथ के साथ, जब इस बैलून को रब करते हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, इसलिए द चार्ज ऑन द रीफिल, और जो रीफिल में चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज, जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास लेकर आते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और जब दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे या दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। सेम चार्ज एक दूसरे से दूर भागेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास आएंगे। क्लियर हो गया ये। दीज चार्जेस विच आर प्रोड्यूस्ड इन द बैलून और बॉल पॉइंट रिफिल आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस। जो भी चार्ज बैलून में आया या बॉल पॉइंट रिफिल में आया वो स्टैटिक चार्ज कहलाता है, क्योंकि ये दोनों मूव नहीं करते। जो मूव नहीं करेगा वो स्टैटिक चार्ज होगा। दे कैन मूव ओनली विद द हेल्प ऑफ गुड कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर के साथ मूव करे। और अ मूविंग चार्ज कॉज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, और जब ये मूव करते हैं तो क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। द स्टैटिक चार्ज इन एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटेक्टेड बाय अ डिवाइस कॉल्ड, स्टैटिक चार्ज को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, डिवाइस कहलाता है इलेक्ट्रोस्कोपी। और इलेक्ट्रोस्कोप देखेंगे हम कैसे वर्क करता है। एक्टिविटी 15.4 है, स्टडी वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप का पढ़ेंगे इसके बारे में। एक एम्प्टी जैम बॉटल ले लो, यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो जैम बॉटल है, और कोई खाली कंटेनर ले लो। टेक अ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर देन, इस तरह से इसका कार्डबोर्ड इससे बड़ा ले लो। माउथ ऑफ द बॉटल एंड मेक अ स्मॉल होल, इसके अंदर छोटा सा होल कर दो, ठीक है। इस होल के अंदर एक पतली सी वायर, और वायर के अंदर 2 एंड्स लगा दो। और टेक अ वायर एंड मेक अ लूप एट वन ऑफ इट एंड्स, इंसर्ट 2 थिन स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल, या ये एल्यूमिनियम फॉयल है, एल्यूमिनियम फॉयल, ये 2 स्ट्रिप्स बनाई है एल्यूमिनियम फॉयल की, ठीक। और इसको इस लूप के अंदर डाल दिया। नाउ इंसर्ट द अदर एंड ऑफ द वायर इन द होल ऑफ द कार्डबोर्ड, और दूसरा जो वायर का एंड है वो यहाँ पर ले आओ, और फिर इसको थोड़ा सा बेंड कर दो ताकि ये लॉक हो जाए। नाउ लोअर द एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स इनटू द बोतल एंड लेट द कार्डबोर्ड सिट ऑन इट्स माउथ, योर इलेक्ट्रोस्कोप इज रेडी। अब ये आपका इलेक्ट्रोस्कोप रेडी हो गया। अब ये काम कैसे करेगा अभी बाद में देखेंगे, पहले हमने ये इलेक्ट्रोस्कोप बनाया इतना करके, ठीक है। अब रब अ स्केल विगरसली
विद योर ड्राई हेयर, अपने बालों के साथ, सूखे बालों के साथ आप जो है स्केल को अच्छी तरह से रब करो। देन टच इट टू द एंड ऑफ द वायर अबव द कार्डबोर्ड। अब ये स्केल है, इस रब्ड स्केल को इस वायर के पास लेकर जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जर्व द एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स, इन स्ट्रिप्स में क्या चेंजेस आएगा उसको ऑब्जर्व करना है। तो यू विल सी दैट दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। और सिमिलरली ट्राई इट रब विद द बॉल पॉइंट रिफिल, इसको बॉल पॉइंट रिफिल के साथ या ग्लास रोड, रबर एंड अदर मटेरियल के साथ सेम करके देखो। नोट द रिफल्शन, इनके दूर जाने की स्थिति को नोट करो और ऑब्जर्वेशंस को अपनी नोटबुक में लिखो। व्हेन यू टच द रब स्केल, जब आप रब स्केल को इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेकर जाओगे तो जो चार्ज है वो स्केल का ट्रांसफ़र हो जाएगा एल्युमिनियम में, और दोनों स्ट्रिप्स जो हैं सेम चार्ज की हो जाएंगी, इसलिए वो एक दूसरे से दूर भागेंगी। दोनों जो स्ट्रिप्स हैं एक ही चार्ज मिलेगा उनको, इसलिए वो एक दूसरे से दूर भागेंगी। अलग अलग होता तो एक दूसरे के पास आ जाती। नेक्स्ट पेज पे, कैन यू थिंक ऑफ अ वेरिएशन इन दिस एक्सपेरिमेंट टू क्रिएट अट्रैक्शन बिटवीन द स्ट्रिप। अब हमने देखा कि ये दोनों सेम चार्ज की वजह से एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, कुछ ऐसा बताओ जो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। इन द अबव एक्सपेरिमेंट यू टच द एल्यूमिनियम स्ट्रिप विद द हैंड आफ्टर दे रिपेल ईच अदर, आपने इसको अपने हाथों से टच करा तो ये एक दूसरे से दूर भाग गई। दे विल कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजिशन, दिस इज बिकॉज द चार्ज प्रेजेंट इन द स्ट्रिप्स ट्रांसफर टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी। तो ये जो चार्ज है ये स्ट्रिप्स पे कैसे आया, तुम्हारी बॉडी से, अर्थ से तुम्हारी बॉडी टच हो रही थी और तुम्हारी बॉडी से ट्रांसफ़र होकर आया। तो द स्ट्रिप्स आर नाउ सेट टू बी डिस्चार्ज। अब जब ये अपनी पोजीशन इसको इसमें से छोड़ दोगे आप इसको, तो स्ट्रिप्स नॉर्मल हो जाएंगी, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू द अर्थ थ्रू कंडक्शन इज कॉल्ड अर्थिंग। जो अर्थिंग वायर होता है ना वो चीज़, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जब ट्रांसफ़र करते हो आप चार्ज को, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ पर, तो वो अर्थिंग कहलाता है। सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं वो यूज़ करती हैं अर्थिंग को टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल शॉक्स, हमें फिर करंट नहीं लगता, ठीक। अब हमारा टॉपिक है व्हाई इज स्टैटिक चार्ज क्रिएटेड, क्यों होता है ये। वी लर्नड इन द अर्लियर चैप्टर्स दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एटम, ठीक है। हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा कि मैटर जो होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो मैटर कहलाता है। तो सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो एटम होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल एटम। तो ये जो एटम होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बट दे कंटेन येट स्मॉलर चार्ज, लेकिन इनमें कोई ना कोई चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्रोटॉन्स, ठीक है। और ये जो मिलते हैं ये न्यूक्लियस में, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ये एटम हो गया, ये अंदर न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो एटम जो है पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो प्रोटॉन्स कहलाते हैं, और इस न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज, इस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। इन सब मटेरियल, कुछ मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो टाइटली बॉन्ड हो जाते हैं एटम्स के अंदर, और जबकि बाकियों में लूज होता है, मतलब इतना नहीं चिपकता इलेक्ट्रॉन्स। When we rub the surface of two objects, जब भी हम कोई दो चीज़ों को रब करते हैं, the electrons may get transferred from one surface to another, तो एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाता है। When we rub two objects to loosely bond, और जब हम लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक, तो वो एज अ रिजल्ट क्या होता है, दैट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज, वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है। द ऑब्जेक्ट जो होता है वो गेन कर लेता है नेगेटिवली चार्ज, और दीज चार्जेस आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस। इन सब चीज़ों को आप हायर क्लासेस में जाके अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ने वाले हो। सो व्हेन यू रब अ बैलून, जब आप बैलून को वुलन क्लॉथ के साथ आप रब करते हो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर
वूल से बैलून पर चला जाता है, इसलिए वूल जो है पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और बैलून जो है नेगेटिव चार्ज बन जाता है। स्टैटिक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्रिएटेड इन फॉलोइंग वेज। किस तरह से आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट कर सकते हो? पहला पॉइंट, रब करो सरफेसिस को, दो ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, देन एक बनेगा पॉजिटिव और एक बन जाएगा नेगेटिव। बाय टचिंग एन ऑब्जेक्ट टू अ चार्ज बॉडी, अब किसी भी चार्ज बॉडी को अगर आप टच करते हो, उसका जो चार्ज होता है वो दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक। बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी नियर टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, और किसी भी चार्ज बॉडी को, चार्ज बॉडी का मतलब आप समझ गए ना कि रब करने से वो बॉडी चार्ज हो जाती है, तो किसी भी चार्ज बॉडी को अगर आप न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हो उसको बिना टच किए, तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज बॉडी के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए जो पेपर पीसीज थे वो स्केल के साथ अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि जो स्केल था उसको तो हमने रब करके चार्ज कर लिया था, और जो पेपर पीसेस थे वो चार्ज नहीं हुए थे, इसलिए वो अट्रैक्ट हो गए। द स्केल हैज़ नेगेटिव चार्ज व्हेन वी ब्रिंग इट टू द पीसेस ऑफ पेपर, और जो पेपर हैं वो स्केल के साथ चिपक जाते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो दोनों अलग अलग चार्ज से एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो गए। दिस इज ऑल्सो द रीज़न बिहाइंड द लाइटनिंग स्ट्राइक ऑफ अर्थ, और यही एक रीज़न है जब जो बिजली गिरती है अर्थ पर, ठीक। अब वो कैसे है तो वो हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क क्या होता है? देखो, सर्दियों में यू मस्ट हैव सीन इलेक्ट्रिक स्पार्क व्हेन यू टेक ऑफ एन एक्रेलिक स्वेटर फ्रॉम योर बॉडी। कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप स्वेटर उतारते हो सर्दियों में तो आपको एक शॉक लगता है, ऐसे लगता है करंट लग गया, उसमें से स्पार्क निकलता है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक स्पार्क इज कॉज्ड बाय टू ऑपोजिट चार्ज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो चीज़ों के बीच में दो ऑपोजिट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक स्पार्क आता है, ठीक। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब, जब दो चीज़ें, दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया जाता है तो एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है, और एक जो होता है उसमें लॉट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं एंड नेगेटिव चार्ज टू एक्यूमुलेट ओवर अ स्मॉल एरिया। कम एरिया के ऊपर इतना सारा जब चार्ज आ जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो हीट होके एयर बिटवीन, हीट अप द एयर बिटवीन, अपने बीच की हवा को वो हीट कर देते हैं, जिससे एयर ग्लो करती है और एक सेकंड के लिए हमें लगता है कि वो स्पार्क हुआ, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम द एयर लूजेज इज इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड अलाउ वन चार्ज टू फ्लो टू द अदर। दिस ग्लोइंग ऑफ एयर विद साउंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक स्पार्क, और इसी को इलेक्ट्रिक स्पार्क बोल देते हैं। इट लास्ट फॉर अ लिटिल वाइल, बहुत कम समय के लिए दिखता है हमें, बिकॉज द टू चार्ज कैंसिल, जैसे ही वो स्वेटर हम उतार देते हैं तो वो चार्ज कैंसिल हो जाता है और वो दोनों चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, स्वेटर भी और हमारी बॉडी भी। हेंस एन इलेक्ट्रिक स्पार्क इज द ट्रांसफर ऑफ चार्ज बिटवीन टू सरफेसेस थ्रू एयर विच प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड साउंड। तो स्पार्क के अंदर, इलेक्ट्रिक स्पार्क के अंदर हीट भी होता है, साउंड भी होता है और लाइट भी होता है। लाइटनिंग इज अ इलेक्ट्रिक स्पार्क ऑन वेरी लार्ज स्केल। अब जो इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है वो स्मॉल एरिया में होता है, लेकिन जो बिजली गरजती है, ठीक है, वो लार्ज स्केल पर होता है। तो अब हम लाइटनिंग के बारे में पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव सीन लाइटनिंग ड्यूरिंग स्टॉर्म, तूफान के समय आपने बिजली को देखा होगा। यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग वन शुड अवॉइड मूविंग आउट। आपने ये भी सुना होगा कि जब बाहर तूफान आता है और बिजली जो है गरजती है तो उस समय बाहर नहीं जाना चाहिए। लाइटनिंग इज अ ब्रिंगिंग फ्लैश ऑफ लाइट दैट इज सीन इन द क्लाउड्स, वो बादलों में हमें नजर आती है और फॉलो करती है साउंड को, तूफान के साउंड को फॉलो करती है। लेट अस अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज नथिंग। अब हमें ये समझना है कि लाइटनिंग कुछ नहीं है, वो एक बड़ा स्पार्क है स्काई के अंदर, ठीक। इसके बाद ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, जब तूफान आता है, डार्क रेन क्लाउड्स मूव अक्रॉस द स्काई एट हाई स्पीड। अब काले काले बादल जो हैं
आकाश में फैल जाते हैं और तेज तेज चलने शुरू हो जाते हैं। द क्लाउड कंटेन वाटर ड्रॉपलेट्स, हमें पता है बारिश कैसे होती है, बादलों के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, आइस पार्टिकल्स होते हैं। एज द क्लाउड फ्लोट, जैसे हवा में बहते हैं बादल और तेज हवाओं के साथ, तो दिस विंड मेक्स द वाटर एंड आइस पार्टिकल्स रब अगेंस्ट ईच अदर। इस हवा के चलने से वाटर जो है और आइस पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के साथ रब होते हैं, और ये स्मॉलर पार्टिकल्स जो हैं ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, मूव टू द टॉप ऑफ द क्लाउड, वाइल द हैवियर पार्टिकल्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं एंड मूव टू द बॉटम ऑफ द क्लाउड, वो बादलों के नीचे की साइड होता है। देन देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बोथ चार्ज, इसका मतलब वो दोनों चार्ज हो गए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों साइड्स पे, बादल के ऊपर साइड पॉजिटिव, बादल के नीचे साइड नेगेटिव चार्ज। द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड थ्रू द एयर, और ये जो फ्लो चलता है हवा की वजह से एक साइड से दूसरी साइड पर चलता है, इसकी वजह से जो है स्ट्रीक ऑफ लाइट एंड इंटेंस हीट पैदा होती है, जिसकी वजह से हवा फैल जाती है और ज़ोर से साउंड की आवाज़ आती है और हमें लाइट बिजली गरजती हुई नज़र आती है। समटाइम्स द क्लाउड्स मूव वेरी लो इन द स्काई, or then the negatively charged lower part of the cloud is very close to the object acquire high positive charge and charge floats from the cloud to the object, through the object the charge passes to the ground. This is what happen when we say lightning has struck। और जब ज़मीन पर बिजली गिरती है तो वो कैसे गिरती है कि जब बादल आसमान से थोड़े नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है, पूरे आसमान में ना हो, थोड़ा नीचे की तरफ हो बादल, और जब उनके नेगेटिवली चार्ज जो होता है पार्ट वो नीचे की तरफ हो, क्लाउड के पास हो, और ऑब्जेक्ट जो है हाई पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ हो, तो जो चार्ज फ्लोट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो फ्लो करते हैं क्लाउड में, वो थ्रू द ऑब्जेक्ट द चार्ज पासिस टू द ग्राउंड, और वो चार्ज जो है ग्राउंड के साथ ग्राउंड से पास होकर निकलता है। दिस इज़ व्हाट हैपन, इसी की वजह से ज़मीन पर बिजली आ गिरती है। यूजुअली लाइटनिंग स्ट्राइक्स टॉल बिल्डिंग्स, ज़्यादातर जो बिजली गिरती है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर, ट्रीज़ पे, टावर्स पे, चिमनीज़ पर, पोल्स ऑफ द बिल्डिंग्स पर। क्यों? क्योंकि वो टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब टॉप ऑफ द सबसे ऊंचाई पर होता है वो, और बादलों के पास होता है, इसलिए बिजली उन पर ज़्यादा गिरती है। लाइटनिंग प्रोड्यूस, अब हमें ये पता चल गया था इलेक्ट्रिक स्पार्क में कि जब इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है तो हीट, लाइट और साउंड आता है, तो लाइटनिंग जब प्रोड्यूस करता है तो हीट करता है, हीट की वजह से, और इसलिए वो चीज़ें जला देता है, ठीक, गर्म होता है इसलिए वो चीज़ें जला देता है। हाउएवर इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ अ गुड कंडक्टर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो गुड कंडक्टर का है तो वो सिंपली ग्राउंड से पास हो जाती है। और दीज डेज, इन दिनों में, आजकल बिल्डिंग्स आर फिटेड विद लाइटनिंग कंडक्टर, आजकल जो बिल्डिंग्स पर है, यहाँ पर देख सकते हो बिल्डिंग्स पर लाइटनिंग कंडक्टर लगा दिए जाते हैं ताकि ये गुड ये जो होते हैं गुड कंडक्टर्स होते हैं, तो इसलिए लाइट जो है बिजली इन पर नहीं गिरती। द लाइटनिंग कंडक्टर इज़ अ मेटल रोड, एक मेटल की रॉड होती है जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे लगा दी जाती है और ग्राउंड तक वो टच होती है। इट अट्रैक्ट्स द चार्ज, तो वो ज़मीन तक भी, बिल्डिंग की ज़मीन तक भी उस बिजली को नहीं गिरने देती। द टॉप ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर इज़ फॉक्ड एंड इट इज़ फिक्स टू एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग। लोअर एंड उसका मेटल प्लेट होता है जिसको हम ज़मीन में गाड़ देते हैं, इस तरह से ऊपर से वो पतला होता है और इसका जो लोअर एंड होता है उसको बिल्डिंग में ज़मीन के नीचे गाड़ देते हैं। द लाइटनिंग कंडक्टर कैन सेव, इसकी वजह से जो है बिल्डिंग बच जाती है, ज़्यादा डैमेज नहीं होता, और लाइटनिंग की वजह से जो चीज़ें जल जाती हैं जैसे बिल्डिंग वगैरह और जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स या लोगों की मौत हो जाती है, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइटनिंग, लाइटनिंग से कैसे बचाव किया जाए। लाइटनिंग जो है एक नेचुरल घटना है, इसको हम रोक नहीं सकते, जब आना है तो इसने आना ही आना है। वी कैन मिनिमाइज, लेकिन हम इसके होने के चांसेस को कम कर सकते हैं। जैसे जब तूफान चलता है
तो हमें खुले मैदान में, खुले रोड पर नहीं घूमना चाहिए, अपने व्हीकल्स को नहीं ड्राइव करना चाहिए। यू शुड रश टू द शेल्टर, आपको फटाफट किसी ना किसी बिल्डिंग के अंदर चले जाना चाहिए। अगर आप व्हीकल में हैं या आप कहीं और हैं तो आपको उसके खिड़की दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लेने चाहिए। और आपको पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए तूफान के समय। और अगर इफ़ यू मस्ट स्टैंड अंडर अ शॉर्ट ट्री, अगर आप खड़ा होना चाहते हैं पेड़ के नीचे, ऑप्शन नहीं है, तो आप लंबे ट्री के नहीं नीचे, छोटे ट्रीज के नीचे खड़े हो जाओ, क्योंकि वो कम गिरेंगे, ठीक है, टूटेंगे। इफ़ यू आर इन एन ओपन स्पेस, अगर आप किसी ओपन स्पेस में हैं तो बिना किसी शेल्टर के स्टे अवे फ्रॉम द ट्रीज एंड पोल्स, ट्रीज और पोल से आप दूर रहो। डू नॉट कीप एन अम्ब्रेला ओवर योर हेड, अपना अम्ब्रेला नहीं खोल कर रखना तुम्हें, ठीक है। स्विच ऑफ अननेसेसरी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है, जैसे टीवी ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म एज देयर एंटीना आर जनरली ऑन द, पहले होता था ये कि टीवीज़ के जो एंटीना है वो छत पर होते थे, तो उससे लाइटनिंग हो जाती थी, बिजली गिरती थी। तो आजकल तो एंटीना वगैरह का कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन डिशेस वगैरह लगती हैं तो अपने टीवीज़ को स्विच ऑफ कर देना चाहिए जब भी कभी तेज़ तूफान आए। इसके बाद का टॉपिक है अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक वी ऑल एक्सपीरियंस एन अर्थक्वेक, हमने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है अर्थक्वेक का। डरावना होता है, कम टाइम के लिए आता है, ज़मीन के नीचे ज़मीन हिलना शुरू हो जाती है और हमारे आसपास जो है हर चीज़ हिलती है, शेक होती है। अर्थक्वेक आर ऑल्सो, ये भी नेचुरल तबाही है, डिज़ास्टर का मतलब तबाही, विच केम आउट विदाउट एनी, और ये भी कभी किसी को बिना बताए आ जाता है जब मर्जी अर्थक्वेक, और ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज करता है लाइफ का और प्रॉपर्टी का। अब हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड पर खड़े हो जाओ और सोचो अर्थ नीचे से कैसी है, सॉलिड है, हार्ड है। इट डज नॉट अंडरगो चेंज, इसमें कुछ चेंज नहीं आने वाला। हाउएवर दिस इज नॉट ट्रू, जबकि ये ट्रू नहीं है। अर्थ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स विच कैन कीप चेंजिंग, और अर्थ जो है डिफरेंट लेयर्स के साथ बना है और जो चेंज होता रहता है, जिसमें चेंजेस आते रहते हैं। नेक्स्ट पेज। अर्थ का एक रेडियस है, ठीक है, जो 6375 किलोमीटर का है, और ये अर्थ को इन 3 पार्ट्स में बांटता है। कोर जो है सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ है, और बिलीव किया जाता है कि ये बना हुआ है आयरन और निकल के साथ। इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाला पार्ट जो है कोर का, वो सॉलिड है। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द कोर इज लिक्विड, जो कि हमेशा मूव करता रहता है। द मूवमेंट ऑफ कोर इज बिलीव्ड, और जो कोर की जो मूवमेंट होती है वो माना जाता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है अर्थ की। मेंटल, इट इज़ अ थिक लेयर, कोर के ऊपर की जो लेयर होती है वो मेंटल है। इट इज़ डेंस, ये घनी है, इसमें हॉट रॉक्स हैं। इनर पार्ट ऑफ द मेंटल इज लिक्विड, इसका भी इनर पार्ट लिक्विड है और इसको मैग्मा बोलते हैं, और जब मैग्मा अर्थ से बाहर आता है तो उसको बोलते हैं लावा। क्रस्ट जो है ऊपरी, सबसे ऊपरी लेयर है अर्थ की, जिसमें हम लोग रहते हैं, और ये बहुत मोटी है, इसमें कॉन्टिनेंट्स बट थिनर, अंदर से अंडर द ओशंस के नीचे ये पतली है। और द क्रस्ट जो है अलोंग विद द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल के अपर पार्ट का और जो क्रस्ट है वो दोनों मिलकर बनता है लिथोस्फीयर। मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, क्रस्ट जो है एक पतली लेयर है अर्थ के ऊपर की। इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पीसीज ऑफ प्लेट्स, ये अलग अलग पीसीज से बना है, इसको प्लेट्स बोलते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में साथ में देख सकते हो कोलाइडिंग प्लेट्स। दीज प्लेट्स फ्लोट स्लोली ओवर द मेंटल, ये मेंटल के ऊपर स्लोली फ्लोट करती हैं, तैरती हैं, लाइक अ राफ्ट मूव्स ऑन वाटर। नोट दैट प्लेट मूव्स वेरी वेरी स्लोली, इतनी कम धीरे धीरे मूव करती हैं कि हम उसकी मूवमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाते। कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के कॉजेज पढ़ेंगे। तो द मूविंग प्लेट्स ऑफ अर्थ, जो अर्थ की प्लेट्स मूव करती रहती हैं एक के ऊपर स्लाइड पास्ट वन अनदर एज दे कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर, जैसे ही ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं वहाँ पर फ्रिक्शन होता है उनके बीच में और वो स्टॉप हो जाती है, वो मूव नहीं कर पाती
और समटाइम्स ये रॉक्स की एजेस के साथ जो है लॉक्ड हो जाती हैं और दिस लेड टू द बिल्डिंग अप द सरफेस, ये ऊपर की तरफ हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे फ्लोट कर रही है, और ये तो सुनामी का दे रखा है वैसे। तो जब ये प्लेट्स आपस में मूव करती हैं तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं मूव करते समय, तो इतना ज़्यादा वो फोर्स इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर, स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो जर्क मतलब एक झटका लगता है एक दूसरे को जब वो पास करती हैं, और दिस रिलीज ट्रिमेंडियस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। दीज वेव्स शेक्स एंड द क्रस्ट एंड कॉज द अर्थक्वेक, इसी की वजह से अर्थक्वेक आता है। द प्लेस वेयर, जहाँ पर वाइब्रेशन शुरू होती है, जहाँ पर ये टकराव शुरू होता है उस अर्थक्वेक का, वहाँ कहलाता है फोकस ऑफ अर्थक्वेक। और जो पॉइंट वर्टिकली इसके ऊपर का बिल्कुल पॉइंट जो ऊपर का होता है वो कहलाता है एपिसेंटर। तो यहाँ पर देख सकते हो एपिसेंटर और ये फोकस, यहाँ पर प्लेट्स टकराई और टकराने से जब वो उनको मूव करना था तो जोर से झटका हुआ, तो ये एपिसेंटर बन गया और ये फोकस बन गया। अच्छा, इसी में सेस्मिक वेव्स भी हैं और प्लेट मूवमेंट्स भी हैं। ठीक है, द एनर्जी वेव्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द फोकस आर कॉल्ड सेस्मिक वेव्स। जो भी एनर्जी ओरिजिनेट होती है फोकस से वो सेस्मिक वेव्स कहलाती है। When these waves reach the surface, जब ये वेव्स ऊपर की तरफ आ जाती हैं, दे कॉज शेक एंड क्रैक, इसकी वजह से दरारें फट जाती है ज़मीन। दिस में लेड टू सिंकिंग ऑफ ग्राउंड एंड फॉलिंग ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन ऑन द सरफेस, इसी की वजह से बिल्डिंगें गिर जाती हैं। द एनर्जी रिलीज अ बिग बाय बिग अर्थक्वेक इज ट्रेमेंडस, जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत भयानक होती है, बहुत बड़ी होती है अर्थक्वेक में, और इट इज़ इक्विवेलेंट टू द एनर्जी प्रोड्यूस बाय द एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब जितनी एनर्जी रिलीज होती है अर्थक्वेक में। दिस इज द रीजन अर्थक्वेक कॉज मच डैमेज। नॉट ऑल अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय कोलाइडिंग प्लेट, सारे अर्थक्वेक ऐसे ही नहीं आते। कई बार अर्थक्वेक जो होता है वो इरप्शन ऑफ वॉल्केनो की वजह से भी आता है। वॉल्केनो तो आपको पता है ना, सोशल में पढ़ा होगा आपने वॉल्केनो। A nuclear explosion carried under the underground can also cause an earthquake. Measuring scale of earthquake, earthquake को कैसे measure करते हैं? The scale on which the intensity मैंने आपको पिछले साउंड चैप्टर में बताया था वर्ड। इंटेंसिटी का मतलब है तेज, ठीक है ना। जितना भी तेज अर्थक्वेक आता है उसको मेजर किस में करा जाता है? रिचर स्केल। It was developed by the seismologist from the US Charles Francis Richter is 1935। इस स्केल के अंदर अर्थक्वेक कितना तेज आया था, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है और वो 0 से 9 तक की उसकी रेटिंग रखी गई है। अर्थक्वेक टिल द मैग्नीट्यूड 3 तक जो अर्थक्वेक आता है आर नॉट फेल्ट बाय अस, वो हम फील नहीं कर सकते क्योंकि 0 to 9 है, तो 0 1 2 3 जो है उसको हम फील नहीं कर पाते, आता भी होगा तो हमें पता नहीं चलता। और दिस हैपन वेरी ऑफन, ये बहुत कम होता है, बट आर नॉट कॉज ऑफ वरी, इसको टेंशन में लेने की ज़रूरत नहीं है। अप टू मैग्नीट्यूड 5.5, अब 5.5 से ऊपर के जितने भी अर्थक्वेक का स्पीड होता है वो हम लोगों को पता लग जाता है और उसी की वजह से नुकसान होता है और उसी अर्थक्वेक को हम फील कर पाते हैं। ठीक, और 8 से ज़्यादा का तो जो रेटिंग होता है वो बहुत डेंजरस होता है। अर्थक्वेक ऑफ हाई मैग्नीट्यूड कैन डिफॉर्म द ग्राउंड सरफेस, दे कैन कॉज लैंडस्लाइड भी आ सकती है, चेंज द कर्स ऑफ रिवर्स को भी चेंज कर सकता है। समटाइम्स दे कैन कॉज ऑयल एंड गैस पाइपलाइन टू रप्चर विच कैन कॉज ह्यूज फायर्स। कई बार तो अर्थक्वेक की वजह से ऑयल की पाइपलाइंस और गैस की पाइपलाइंस फट जाती हैं, तो जिसकी वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, आग लग जाती है। कई बार अर्थक्वेक जो है उसकी वजह से टाइडल वेव्स और सुनामीज भी आ जाती हैं। अर्थक्वेक विद फोकस इन द ओशन में जब आता है अर्थक्वेक वेरी हाई स्पीड पर, तो व्हेन दीज वेव्स रीच नियर द शोर, और जब ये वेव्स जो हैं किनारे तक पहुंचती हैं तो ये स्लो हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट दे राइज वेरी हाई, और ये बहुत ऊंची होती हैं। अ सुनामी वेव कैन गो अप टू हाइट 30 मीटर टू 40 मीटर। सुनामी की जो लहर होती है उसकी अगर हाइट को मेजर किया जाए तो 30 से 40 मीटर तक होती है, और ये जो वेव्स होती हैं ये समुद्र के आसपास रहने वाले लोगों के लिए तबाही
और डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी देती हैं। अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स कौन से हैं? रीजन्स विच आर नियरर टू द प्लेट बाउंड्रीज आर मोर, जो जहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं उन बाउंड्रीज, उन प्लेट्स के पास जो एरियाज होते हैं, दे आर कॉल्ड सिस्मिक जोन और फॉल्ट जोन्स इन इंडिया, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट रीजन, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयन रीजन, राजस्थान, द रन ऑफ कच्छ एंड द इंडो गैगनेटिक प्लेन्स आर द एरियाज इन द फॉल्ट जोन। इन एरियाज में अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के अगेंस्ट क्या प्रोटेक्शन ले सकते हैं? हम अर्थक्वेक को पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कोई भविष्यवाणी नहीं है कि कल अर्थक्वेक आएगा, ठीक है, ये नहीं होता, तो कभी भी आ जाता है क्योंकि नेचर है, तो कभी भी हो सकता है। और हाउएवर इट इज़ पॉसिबल टू फॉलो, लेकिन हम कुछ प्रिकॉशंस को, कुछ सावधानियों को लेकर हम इसके डैमेज को कम कर सकते हैं। बिल्डिंग शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अर्थक्वेक। हाईली डेंजरस जोन्स जो हैं, हाउसेज शुड बी मेड ऑफ मड और टिम्बर रादर देन कंक्रीट। घरों को मिट्टी से, टिम्बर से बनाया जाए, लकड़ी से, और पत्थरों वगैरह से ना बनाया जाए, डेंजर कम होगा और नुकसान कम होगा। द रूफ शुड बी मेड ऑफ लाइट मटेरियल, और घरों की छतों को का जो मटेरियल है वो यूज़ किया जाए हल्का। कपबोर्ड्स और शेल्फ्स जो हैं फाउंड शुड बी फोर्स टू द वॉल, ये वॉल्स के साथ लगी हों या वॉल्स के अंदर हों, सो दैट दे डू नॉट फॉल, तो ये अलमारियाँ, कपबोर्ड्स नहीं गिरेंगे, ठीक। इसके बाद है देयर शुड बी प्रॉपर फायर फाइटिंग अरेंजमेंट इन द हाउस, घर के अंदर फायर फाइटिंग के प्रॉपर अरेंजमेंट्स होने चाहिए। और अर्थक्वेक में एक को वन शुड टेक शेल्टर अंडर टेबल, या किसी भी चीज़ के नीचे, किसी भी भारी चीज़ के नीचे आप जा सकते हो, ताकि अगर अर्थक्वेक की वजह से कुछ ऊपर से गिरे तो आपके ऊपर ना गिरे। इफ़ यू आर आउटसाइड, अगर आप बाहर हैं अर्थक्वेक में, तो मूव अवे, टॉल बिल्डिंग से दूर हो जाओ, ट्रीज से दूर हो जाओ, पाइपलाइन से दूर हो जाओ, ड्रॉप टू द ग्राउंड, ठीक। यहाँ पर जो है आपका चैप्टर नंबर 15 साइंस का फिनिश होता है। बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। और यहाँ पर जो है आपके समरी पॉइंट्स हैं, रीकैप है, जो हमने पूरे चैप्टर में रीड करा है, प्लीज़ उसको रीड कर लो। कहीं कोई डाउट हो देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। इसके बाद यहाँ पर अगेन फिलअप्स है, देन ट्रू फॉल्स हैं, टिक द करेक्ट हैं, एंड देन वेरी शॉर्ट, ठीक, और फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, फिर डिफाइन है, फिर आंसर इन फॉलोइंग ब्रीफ है, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, एंड देन हॉट्स हैं। इसके बाद है असाइनमेंट। असाइनमेंट के बाद जो है आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 आपका फिनिश हो जाता है। बाय योर टीचर देवेंद्र कौर।